दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आपदा में अवसर। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरे की परेशानी में या दूसरों के किसी भी ऐसी दिक्कत में अपना फायदा सोचते हैं। आज की कहानी ऐसी है कि उत्तराखंड में एक अवैध निर्माण को लेकर एक दंगा हुआ था 8 फरवरी 2024 में, जिसको सरकार ने अवैध बताया और उसके बाद फिर ये आरोप लगाया गया कि ये गलत जगह पर बना हुआ है या सरकारी जगह पर बना हुआ है। और उसके बाद फिर वहाँ पर एक तरीके से पथराव और आगाजनी, आंसू गैस के गोले, फायरिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इन्हीं चीज़ों में एक वहाँ पर जगह है, एक रेलवे फाटक जिसका नाम है हल्द्वानी इंदिरा नगर रेलवे फाटक। वहाँ पर एक पुलिस को लाश मिलती है जो खून से लथपथ होती है। दंगा होता है 8 फरवरी 2024 को। पुलिस को ये लाश मिलती है और पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये दंगों का शिकार हो गया हो। अब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब दंगा हद से ज़्यादा बढ़ता है या काबू से बाहर होता है, तो जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको मजबूर होना पड़ता है आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए और हवा में फायरिंग करने के लिए। और उसके बाद फिर सीधे से जब जो दंगाई हैं, पुलिस पर फायरिंग करते हैं या पथराव करते हैं, तो फिर पुलिस भी गोली चलाती है। तो पुलिस को लगा कि शायद ये दंगों का एक शिकार हो गया है। उसके बाद पुलिस उसकी तलाशी लेती है, तो उसकी जेब से एक मोबाइल फ़ोन और उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह निकलते हैं। तो पुलिस को ये आसानी होगी कि अब उसका जो आईडी वगैरह है, जो उसका एड्रेस है, उसकी शिनाख्त एक तरीके से हो चुकी है। आधार कार्ड के अंदर जो उसका एड्रेस था, वो बिहार में एक ज़िला है आरा, वहाँ का था। और जो व्यक्ति था उसका नाम था प्रकाश कुमार सिंह। और पुलिस को 2 चीज़ें मिल चुकी थी और साथ में मोबाइल भी था। बॉडी को उठाकर वहाँ से अस्पताल भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी वहाँ पर जो सरकारी आंकड़ा था, 8 लोगों की मौत हुई थी और उसके अंदर दर्जनों घायल हुए थे। तो पुलिस को यही लगा कि हो सकता है कि ये 8 में और ये 9 जो गिनती है, 9वीं गिनती इस व्यक्ति की हो। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सबसे पहले पता लगता है कि उसको 3 गोली मारी गई। यहाँ पर पुलिस थोड़ा चौंकती है, क्योंकि अगर कई बार पुलिस गोली चलाती भी है, तो पहले हवा में फायरिंग करेगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी और उसके बाद जब सामने से गोली आएँगी, तब पुलिस गोली चलाती है। लेकिन एक ही व्यक्ति को पुलिस की 3 गोली लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब इधर-उधर भाग रहे होते हैं। और पुलिस भी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही को टारगेट कर रही है। पुलिस का जो पहला कोशिश ये होती है कि हम इनको भगाएँ। पहले वो हवा में गोली चलाती है और उसके बाद जब सामने से गोली आती है, तो फिर पुलिस भी गोली चलाती है। लेकिन एक ही व्यक्ति को 3 गोली लग जाए, ऐसा बहुत मतलब रेयर है, बहुत मुश्किल है। मुमकिन तो है लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को 3 गोली लग सकती हैं, बहुत कम ऐसा हो सकता है। तो पुलिस को वहाँ पर थोड़ा डाउट होता है। उसके बाद जो 3 गोली उसकी बॉडी से निकलती हैं, प्रकाश कुमार सिंह की, तो जो सरकारी गोली होती हैं, जो पुलिस ऑफिसरों को मिलती हैं, तो उनके ऊपर एक सरकारी मार्का होता है, उनका एक नंबर होता है। तो जब वो खोखे निकाले जाते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि वो गोली पुलिस की पिस्टल से नहीं चली। अब पुलिस को लगता है कि ठीक है, हो सकता है दंगाइयों ने उसको मार दिया हो। और पुलिस को ये भी था कि अगर क्योंकि इसका जो पर्स है, मोबाइल है, सब उसके पास ही मिला है, तो लूट-वूट का तो कोई मामला है नहीं। और ऐसी जो हत्या है और ऐसा जो हादसा है, वो दंगे से ही हो सकता है। अब तीनों जो खोखे उसके अंदर से मिले थे, वो एक देसी कट्टे के थे। तो पुलिस यहाँ पर भी यही कन्फर्म होती है, लेकिन फिर उसके अंदर से एक चीज़ और पता चलती है कि तीनों गोली उसको पास से मारी गई हैं। यहाँ पर पुलिस के कान खड़े होते हैं, पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि दंगे के अंदर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एकदम मिला के या गन बिल्कुल उसकी बॉडी को टच करके गोली मारी जाए। दंगों में ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी पास आना नहीं चाहता और वो दूर से ही फायर करता है। तो यहाँ पर पुलिस को डाउट होता है कि एक ही आदमी को 3 गोली हैं, वो भी देसी देसी कट्टे से, और फिर वो भी बिल्कुल पास से, क्योंकि दंगई में पास से कोई फायरिंग नहीं होती। यहाँ पर पुलिस को थोड़ा डाउट होता है और वो पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन मर्डर की तरह करना शुरू करती है। और क्योंकि मोबाइल पुलिस के हाथ में था ही, मोबाइल का जो सीडीआर निकाला जाता है, कॉल डिटेल देखी जाती है। तो जो ये व्यक्ति था, ये था बिहार का रहने वाला, और जो क्योंकि हाथ जो दंगा हुआ था हल्द्वानी में हुआ था, उत्तराखंड के, तो एक लोकल नंबर पे जो लास्ट कॉल थी, एक प्रियंका नाम की महिला थी, लास्ट कॉल उससे इस प्रकाश सिंह की बात हुई थी। और पुलिस प्रियंका के घर पहुँचती है, एड्रेस निकालती है, उसके घर पहुँचती है, तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि एक पुलिस कांस्टेबल है, उसकी पत्नी का नाम प्रियंका है और प्रियंका घर पर मिलती है। तो पुलिस ऑफिसर उससे बात करते हैं कि ये
क्योंकि उसका फ़ोटो दिखाते हैं, उसकी आईडी दिखाते हैं और कहते हैं क्या लास्ट कॉल इससे आपकी बात हुई है, क्या बात हुई थी और ये कौन है, कैसे है? तो प्रियंका कोई भी जवाब ना देकर वो कहती है कि देखो मेरे पति खुद भी पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बहुत ख़राब है और वो भी बाहर आए और जो भी जवाब देना है वही देंगे। अब पुलिस को थोड़ा और आसान लगे कि चलो ये तो और अच्छा है, ये अपना ही आदमी है, पुलिस ऑफिसर ही है, तो जाहिर सी बात है इसमें ये हमारी मदद करेगा। तो जो कांस्टेबल होता है उसका नाम होता है वीरेंद्र। तो वीरेंद्र को पुलिस बुलाती है और उसको थाने लेकर जाती है और पूछताछ करती है नॉर्मली कि भाई इस तरीके से एक बॉडी मिली है, उसके अंदर 3 गोली लगी हुई है पास से और उसने तुम्हारी पत्नी से लास्ट बात करी है। अब वीरेंद्र कहता है कि जी पहले इधर-उधर घुमाता है, लेकिन पुलिस के जब पूरा उसका सीडीआर निकाली जाती है, जो कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है प्रकाश सिंह के मोबाइल की, तो प्रियंका से उसकी रोज़ बात होती थी। बहुत लंबी-लंबी बातें होती थी, मैसेज, चैट सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि एक महिला जो हल्द्वानी की रहने वाली है और जो व्यक्ति है वो बिहार का रहने वाला है और दोनों के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत सारा मैसेज जो है व्हाट्सएप पिक्चर, फ़ोटो सारी भेजे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनका अफ़ेयर है। अब क्योंकि वीरेंद्र भी एक पुलिस कांस्टेबल था, तो उसको पता था कि ज़्यादा इधर-उधर घुमाने की कोई वो है नहीं, क्योंकि सबूत पुलिस के पास आ ही चुके हैं सारे। और शुरू में वो घुमाता है, लेकिन लास्ट कॉल जो पुलिस देखती है उसकी 8 फरवरी को, तो पहले वो जो प्रकाश था, ये खुद उत्तराखंड में था 8 फरवरी को, जब वो दंगे हुए थे और शाम को ये उत्तराखंड के सिराजगंज में था और शाम को ये हल्द्वानी पहुँचता है। तो पुलिस कहती है कि जब यहाँ पर दंगा स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम ये वहाँ पर था और उसके बाद ये दंगे में यहाँ पर आया और इसको पता भी था कि दंगा हो रहा है और आपकी वाइफ ने इसको बुलाया है या बात हुई है, लास्ट कॉल आपकी वाइफ से इसकी हुई है और यहाँ इसका कोई और जानने वाला है नहीं, लोकल कॉल जो आप ही के यहाँ से हुई है और इतनी सारी कॉलें होती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इन दोनों का अफ़ेयर है, तो इधर-उधर घुमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कॉल हिस्ट्री ये सारी चीज़ें बता रही है कि इन दोनों का अफ़ेयर है। यहाँ पर वीरेंद्र टूट जाता है क्योंकि उसको पता है कि पुलिस के पास सारे सबूत हैं और वो उसको सारी बातें बताता है। तो कहानी सामने जो निकल कर आती है, वो ये थी कि वीरेंद्र का एक दोस्त था जिसका नाम था सूरज और वीरेंद्र अपने दोस्त के पास आता-जाता रहता था, कुछ भी काम है। तो कई बार वीरेंद्र की पत्नी भी सूरज के पास जाती थी वीरेंद्र के साथ, उसके बाद भी जाने लगी। तो सूरज का ये कॉमन दोस्त था जिसका नाम था ये प्रकाश कुमार सिंह। तो यहाँ पर प्रकाश कुमार सिंह कई बार आता था और वहीं पर प्रियंका होती थी, तो दोनों के अंदर बातचीत शुरू हो जाती है और उसको पता लगता है ये कांस्टेबल की पत्नी है। अब सूरज कई बार जैसे वीरेंद्र को बुलाता और प्रियंका को इस बात का पता चल जाता, तो प्रियंका भी उसी वक़्त वहाँ पहुँच जाती। अब दोनों के अंदर धीरे-धीरे अफ़ेयर चलना शुरू हो जाता है। अब जब इनके अंदर काफ़ी दिन तक अफ़ेयर चलता रहता है, इसी बीच सूरज की नीयत ख़राब होती है। उसको लगता है कि ये पुलिस कांस्टेबल की पत्नी है, हो सकता है इसके पास बहुत सारे पैसे हों और क्यों ना इसके पैसों को ऐंठा जाए, क्यों ना इसके पैसे लिए जाएँ। तो अब दोनों के अंदर अफ़ेयर था, तो वो दोनों जितनी भी उसकी चैटिंग होती हैं और जो फ़ोटो होते हैं और कुछ वो वीडियो बनाता है जानबूझकर उसको ब्लैकमेल करने के लिए। वीडियो कुछ इस तरह की थी जो सबके सामने नहीं दिखाई जा सकती और इस बात का प्रियंका को नहीं पता था और वो चुपचाप उसकी वीडियो बनाता है और बाद में फिर वो वीडियो प्रियंका को दिखाता है और कहता है कि मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूँगा। अब एक महिला जिसके पास जितने पैसे हैं या जो भी उसने जोड़ रखे थे या जो भी उसके पास जेवर वगैरह थे, तो ब्लैकमेल होती है और वो डरती है कि कहीं मेरे पति को इस बात का ना पता चल जाए तो जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी और वो उसकी ब्लैकमेलिंग में आती है और उसको वो जो भी उसके पास पैसे होते हैं, वो देती रहती है। उसकी डिमांड प्रकाश की बढ़ती रहती है। अब एक के बाद एक नई डिमांड उसके सामने आती रहती है और यहाँ पर प्रियंका वो डिमांड उसकी पूरी करती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास जो उसके पैसे थे जुड़े हुए या जिससे वो उधार ले सकती थी या जो उसके पास चीज़ें थी, वो जब उसके पास सब खत्म हो जाती हैं और प्रकाश की डिमांड बादस्तूर वही चालू रहती हैं। अब यहाँ पर प्रियंका परेशान हो जाती है और वो सोचती है मैं किस तरीके से इससे पीछा छुड़ाऊँ और वो फिर अपने पति को भरोसे में लेती है और उससे माफ़ी माँगती है और उसको सारी बात सच-सच बता देती है। एक सूरज का दोस्त था वीरेंद्र और वीरेंद्र से मेरा अफ़ेयर चला और उसके पास मेरी वीडियो है और मुझे ब्लैकमेल करा और इतने सारे पैसे और जो चीज़ें हैं मैं सब उसको दे चुकी हूँ और वो मान नहीं रहा है। यहाँ पर जो वीरेंद्र था, इसको फिर इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो सूरज से बात करता है और प्लान ये बनाते हैं कि वीरेंद्र जो प्रियंका का भाई है उसको उसमें शामिल करता है
और वो सोचते हैं उसको घर पर बुलाया जाए और उससे मोबाइल छीन लेंगे और उसके बाद वो सारी वीडियो और फ़ोटो उससे डिलीट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रकाश था ये भी एक तरीके से चौकन्ना हो चुका था। तो उनका कोई भी प्लान जो कामयाब नहीं होता। ना ही वो सूरज के यहाँ आता है जो ये प्रकाश था, और ना ही प्रियंका के पास आता है, और जो भी पैसे थे वो कहीं पर लेता था उससे। तो अब ये 3-4 जने 3 व्यक्ति परेशान होने लगते हैं। वीरेंद्र खुद परेशान, प्रियंका पहले से ही परेशान थी, और जो प्रियंका का भाई था वो भी परेशान। और वो सोचते थे क्या करा जाए और किस तरीके से अपनी इज्जत भी बच जाए और इससे प्रकाश से भी पीछा छुट जाए। इसी बीच 8 फरवरी 2024 को एक जो मदरसे का विवाद था, वहाँ पर एक झगड़ा शुरू हो जाता है। अब क्योंकि वीरेंद्र खुद पुलिस कांस्टेबल था, उसको ये महसूस हो जाता है कि पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, या पुलिस के साथ पुलिस ने वहाँ पर जेसीबी और जो भी पूरी पुलिस फोर्स थी और फौज थी वो लेकर गई थी। तो कहीं न कहीं वीरेंद्र ये भाँप जाता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा, और इसी चीज़ को भाँपने के बाद, एक अंदाज़ा लगाने के बाद वो अपनी पत्नी प्रियंका को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि तुम प्रकाश को आज बुलाओ पैसे देने के लिए, और आज ही वो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत हाथ से बाहर है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा पक्का, और इसी बीच में हम उसकी हत्या कर देंगे। अब प्रकाश को प्रियंका फ़ोन करती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी जो पेमेंट है उसका इंतज़ाम कर लिया है, तुम आज ही आकर ले जाओ। अब प्रकाश बड़ी खुशी-खुशी जो वहाँ पर रह रहा था उत्तराखंड के सिराजगंज में, वहाँ से हल्द्वानी पहुँचता है, और उसको लगता है कि आज पैसे मिलेंगे, और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसको बताते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर वो पैसे लेकर मिलेंगे। वहाँ पर पहले से वो देसी कट्टा लेकर जो वीरेंद्र और उसका साला यानी कि प्रियंका का भाई दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रियंका उसको लेकर आती है रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ पर जो हल्द्वानी का इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जैसे ही वो उसको लेकर आती है, और वो उन दोनों को देखकर चौंक जाता है, घबरा जाता है। उसको लगता है कि ये क्या हो गया? यहाँ पे तो पुलिस वाला भी है, कांस्टेबल, और उसका भाई भी है। अब वो इससे पहले कुछ समझता है, हाथ-पैर मारता, तभी उसको बिल्कुल उसके पास से गोली मारते हैं, और वो 3 गोली उसको मारते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है 3 गोली में उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद फिर उसका मोबाइल निकाला जाता है, और मोबाइल से जितनी भी वीडियो थी, वो वीडियो डिलीट करी जाती हैं। और उसके बाद वो एक पुलिस वाला होकर भी ये गलती करता है कि वो मोबाइल और पर्स उसकी बॉडी में ही छोड़ देता है, और उसको लगता है कि पुलिस का इतना दिमाग जाएगा ही नहीं कि कोई हत्या है, क्योंकि दंगा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 60 लोगों की मौत हो ही चुकी है, दर्जनों घायल हैं, तो लोग सोचेंगे कि ये भी दंगे में ही खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की एक सूझबूझ से, और जो 2-3 चीज़ें थी कि 3 गोली थी वो भी देसी कट्टे से, और वो भी बिल्कुल पास से मिलाकर, फिर मोबाइल पर्स भी उसके पास था। तो इस तरीके से कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती हैं, और एक तरीके से वीरेंद्र का जो साला है वो दोनों शिकंजे में हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये भी हुई, जिस तरीके से वीरेंद्र को पुलिस ऑफिसर वहाँ से लेकर आए उसके घर से, क्योंकि पहले प्रियंका मिली वहाँ पे, प्रियंका ने वीरेंद्र को बुलाया, वीरेंद्र घर पे आया, फिर पुलिस ऑफिसर उसको वहाँ से वीरेंद्र को थाने लेकर जाते हैं कि अपना ही आदमी है, पुलिस ऑफिसर है, वहाँ पर जाकर ये हमारी मदद करेगा। और इसी बीच प्रियंका अपने घर से फरार हो जाती है। मतलब थोड़ी अजीब बात है कि उसका सगा भाई और उसका पति उनको पुलिस घर से लेकर जा रही है, और इधर प्रियंका अपने घर से अपना सामान बांधकर और वहाँ से गायब। तो यहाँ पर अब चूँकि वीरेंद्र ने और जो वीरेंद्र का साला है दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया, तो उसके बाद दोनों को अरेस्ट करा जाता है। प्रियंका की तलाश जारी। तो ये थी आज की कहानी कि किस तरीके से एक आपदा में अवसर वाला एक कहानी और एक मौका आदमी ढूँढता है, और एक दंगे जो एक सीरियस मैटर होता है किसी भी प्रदेश के लिए, उसके अंदर एक खुद पुलिस वाला किस तरीके से उसका दिमाग चलता है, एकदम से उसके दिमाग में, मतलब सुबह को दंगा शुरू हुआ है, सुबह को थोड़ी बहुत चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन उसको पता है कि शाम तक इसका माहौल ख़राब हो जाएगा, और इसमें मैं अपने दुश्मन को क्यों ना निपटा दूँ। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।